नमस्कार। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें वॉशिंगटन की तरफ लगी हैं। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर के बाद ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही आज अमेरिका में कई रिकॉर्ड बनेंगे। 130 साल के बाद पहली बार ऐसा होगा जब अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति एक चुनाव हारने के बाद दूसरी बार व्हाइट हाउस में पहुंचने वाला है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हो रहा है। 40 साल के बाद ऐसा होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण खुले मैदान के बजाय इंडोर होने जा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद पहले ही दिन प्रेसिडेंट ट्रंप कम से कम 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करेंगे। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने कल रात ही ऐलान कर दिया कि व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद वो सबसे पहले इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन शुरू करेंगे और अमेरिका में गैर कानूनी रूप से रह रहे लोगों को डिपोर्ट करने का सबसे बड़ा अभियान शुरू होगा। ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की बात कही, स्कूलों के सिलेबस में बदलाव की बात कही है, बिजनेस सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, अमेरिकी कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इस पर भी ट्रंप का फोकस होगा। ट्रंप शपथ लेने के बाद 100 दिन के अंदर भारत का दौरा करेंगे। वो चीन भी जाएंगे, इसलिए भारत के साथ अमेरिकी रिश्तों को लेकर भी सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप यूक्रेन में एक दिन में युद्ध रुकवाने का अपना वादा पूरा कर पाएंगे और क्या वो सत्ता संभालते ही चीन के साथ बिजनेस वॉर शुरू करेंगे। ट्रंप ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर कैसा रुख अपनाएंगे और क्या पिछली बार की तरह ट्रंप एक बार फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को अलग कर लेंगे। अमेरिका के पुराने साथियों ब्रिटेन, जापान और जर्मनी के साथ ट्रंप का क्या सलूक होगा, इन सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। शुरुआत करते हैं वॉशिंगटन से आ रही लाइव तस्वीरों से, जहां जबरदस्त सर्दी के बावजूद ट्रंप के सपोर्टर्स का जोश कम नहीं हो रहा है। अब से लगभग 1.5 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के इतिहास में यह केवल दूसरी बार होगा जब कोई प्रेसिडेंट एक कार्यकाल के अंतर के बाद फिर से व्हाइट हाउस पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह इस बार अमेरिकी संसद भवन यानी कि कैपिटल के मेन गुंबद के नीचे बने विशाल गोलाकार कक्ष में होगा। 40 साल बाद यह पहली बार होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति खुले आसमान के नीचे शपथ लेने के बजाय कैपिटल के रोटुंडा में शपथ लेंगे। चूंकि वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर -4 डिग्री है, इसलिए ओथ सेरेमनी को अंदर शिफ्ट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में म्यूजिकल बैंड परफॉर्म करेंगे। ओपेरा सिंगर कैरी अंडरवुड, क्रिस्टोफर मेशियो परफॉर्म करेंगे। अमेरिकी नेवल बैंड एक खास धुन बजाएगा। सबसे पहले उपराष्ट्रपति जेडी वैंस उनको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ब्रेंट कैवेनॉ शपथ दिलाएंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। ट्रंप उसी बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जिसे अब्राहम लिंकन ने अपनी शपथ के लिए इस्तेमाल किया था। शपथ पूरी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच होगी और फाइल पर साइन करके औपचारिक रूप से वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। इसके बाद उन्हें सभी मजहबों के धर्मगुरु ट्रंप को आशीर्वाद देंगे, जिसके बाद ट्रंप मेहमानों के साथ लंच करेंगे और उसके बाद वो प्रेसिडेंशियल परेड की सलामी लेने के लिए वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल वन अरीना रवाना हो जाएंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा भी शामिल होंगे। इस बार डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास है। पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ में विदेशी मेहमानों को बुलाया गया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मेलोई शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भी शपथ ग्रहण में आमंत्रित की गई हैं। ट्रंप ने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया था, लेकिन जिनपिंग ने अपना प्रतिनिधि भेजा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ट्रंप के शपथ ग्रहण के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। शपथ ग्रहण के लिए कैपिटल पहुंचने से पहले ट्रंप अपनी वाइफ
मिलेनिया के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने ट्रंप का स्वागत किया। ट्रंप से पहले उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी वाइफ उषा वैंस के साथ व्हाइट हाउस में हाई टी की परंपरा निभाने पहुंचे थे, जहां कमला हैरिस जेडी वैंस को उन्होंने रिसीव किया। अमेरिका में यह परंपरा रही है कि मौजूदा राष्ट्रपति शपथ से पहले नए राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करते हैं, जहां दोनों प्रेसिडेंट साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद एक साथ शपथ ग्रहण समारोह के लिए कैपिटल रवाना हो जाते हैं। हालांकि पिछली बार जब जो बाइडेन शपथ लेने वाले थे तो ट्रंप ने न तो बाइडेन को व्हाइट हाउस में चाय के लिए बुलाया और न ही उन्हें उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। ट्रंप कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही व्हाइट हाउस छोड़कर फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन बाइडेन ने ऐसा नहीं किया। परंपरा निभाते हुए उन्होंने ट्रंप को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया। संसद भवन में शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल वन अरीना स्टेडियम जाएंगे। असल में संसद भवन में शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति परेड निकालते हुए व्हाइट हाउस तक जाते हैं, लेकिन भयंकर सर्दी की वजह से इस बार परेड का एक कार्यक्रम वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल वन अरीना में होगा। ट्रंप ने इस बार एक और परंपरा तोड़ी है। इस बार प्रोसेशन के दरवाजे अपने समर्थकों के लिए खोल दिए हैं। कैपिटल वन अरीना में ट्रंप का जुलूस देखने के लिए उनके हजारों समर्थक कल रात से ही स्टेडियम पहुंचने लगे हैं। कैपिटल वन अरीना में अमेरिका की सेना, नेवी, एयरफोर्स, मरीन कोर, स्पेस फोर्स और कोस्ट गार्ड के जवान राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। इनके अलावा अमेरिका के 23 राज्यों के 7,500 से ज्यादा लोग भी इस परेड का हिस्सा बनेंगे। इनमें स्कूलों के मार्चिंग बैंड से लेकर यूनिवर्सिटी, पूर्व सैनिकों और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाओं के कर्मचारी शामिल हैं। शपथ लेने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बिजली की फुर्ती से काम करेंगे और पहले ही दिन से अपना एजेंडा लागू करेंगे। ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले वॉशिंगटन डीसी में रैली की और कहा कि वो लोगों को महंगाई से निजात दिलाएंगे, रोजगार मुहैया कराएंगे, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास की रफ्तार को तेज करेंगे। दुनिया के लिए भी ट्रंप का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिकी सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए किसी और देश में नहीं भेजेंगे और अभी दुनिया में जो भी जंगें चल रही हैं उनको भी खत्म कराएंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही दिन ट्रंप 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यानी राष्ट्रपति के हुक्मनामों का दस्तखत करेंगे। उनके फरमानों में अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर निकालना, 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हमला करने वाले अपने समर्थकों को माफी देना, चीन और दूसरे देशों से अमेरिका को होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाना, तेल और गैस निकालने पर लगी पाबंदी हटाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए रिसर्च को बढ़ावा देना, FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट में सुधार करना, अमेरिका की केंद्रीय सरकारी मशीनरी से हजारों लोगों को बाहर निकालना, कारोबार को आसान बनाना, यह सब शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को उम्मीद है कि वो कई ऐसे कदम उठाएंगे जिससे जो बाइडेन की सरकार से उनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग दिखे। ट्रंप ने कल वॉशिंगटन डीसी में अपनी रैली में अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया था। इसमें इल्लीगल इमिग्रेंट्स सबसे बड़ा एजेंडा है। आप लोगों को कल बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। आप राष्ट्रपति की तरफ से जारी होने वाले आदेश देखेंगे जिनसे आपको बहुत खुशी होगी। ढेर सारे हुक्मनामे होंगे, बहुत सारे आदेश। कल सूरज ढलने के साथ ही हमें अपने देश को सही दिशा में ले जाने की शुरुआत करनी होगी। हमारी सीमाओं पर हो रहे हमले को हमें रोकना होगा। अवैध रूप से सीमा पार करने वालों को किसी न किसी रूप में अपने देश वापस जाना होगा। आप सोचिए जरा, खुली सरहदें, खुली जेलें और पागलों के अस्पताल, महिलाओं के खेल में मर्द खेल रहे हैं, ट्रांसजेंडर हर जगह हावी है और बहुत जल्दी हम अमेरिका के इतिहास में अप्रवासियों को देश से निकालने का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि हमें टिकटॉक को बचाना होगा क्योंकि ये एक शानदार ऐप है। आप लोगों में से कौन-कौन टिकटॉक इस्तेमाल करता है?
बहुत से लोग। ये तो बहुत लोकप्रिय है और सच कहूं तो हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। हमें बहुत सी नौकरियां बचानी होंगी। हम अपने रोजगार चीन को नहीं देना चाहते हैं। हम अपने कारोबार दूसरे लोगों को नहीं देना चाहते हैं और हम एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये सबकी क्या शानदार जीत है। शुक्रिया अमेरिका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। Thank you, America. Thank you very much. सत्ता संभालने से पहले ही ट्रंप को बड़ी जीत उस वक्त मिली जब चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक की सर्विसेज अमेरिका में बहाल हो गई। टिकटॉक ने लगभग 12 घंटे के लिए अमेरिका में अपनी सर्विस रोक दी थी क्योंकि जो बाइडेन हुकूमत ने टिकटॉक पर बैन लगाने का आदेश दिया था। बाइडेन के आदेश के मुताबिक टिकटॉक को अपना कारोबार किसी अमेरिकी कंपनी को बेचना है और यह बैन 19 जनवरी से लागू होना था। लेकिन यह बैन लागू होने के कुछ घंटे पहले ही टिकटॉक ने अमेरिका में अपनी सर्विसेज रोक दी। हालांकि जब ट्रंप ने अपनी रैली में टिकटॉक को बचाने की बात की तो कंपनी की तरफ से बयान जारी किया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान से मिली क्लैरिटी के बाद वो अमेरिकी जनता के लिए अपनी सर्विसेज फिर से शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रपति का पद संभालने से एक दिन पहले ट्रंप को दूसरी बड़ी जीत तब मिली जब गाजा पट्टी में 15 महीने से चल रही जंग पर ब्रेक लगा। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर युद्ध विराम लागू हो गया। कतर की मध्यस्थता से हुए इस युद्ध विराम समझौते में ट्रंप का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के एडवाइजर्स ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को हमास के साथ सीजफायर डील करने के लिए मजबूर किया, उन पर प्रेशर डाला। समझौते के तहत कल रात हमास ने पिछले 471 दिनों से अपनी कैद में रह रहे इजरायल के 3 बंधकों को रिहा कर दिया। इन बंधकों को नॉर्थ गाजा में रेड क्रॉस के हवाले किया गया, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए तीनों बंधकों को इजरायल लाया गया। मेडिकल जांच के बाद तीनों बंधकों को उनके परिवार के हवाले कर दिया गया। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के दौरान इन तीनों समेत 251 लोगों को बंधक बनाया था। युद्ध विराम की शर्त के मुताबिक हमास पहले राउंड में इजरायल के 33 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजरायल अपनी जेलों में बंद 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। सीजफायर डील के तहत इजरायल ने भी 90 फिलिस्तीनी नागरिकों को अपनी जेलों से आजाद कर दिया और ये फिलिस्तीनी नागरिक वेस्ट बैंक इलाके में पहुंचे। ये फिलिस्तीनी नागरिक पिछले कई सालों से इजरायल की जेलों में बंद थे। इन कैदियों की इजरायल की जेल से रिहाई पर वेस्ट बैंक में जश्न का माहौल दिखा। बरसों बाद अपने परिजनों से मिलकर इन कैदियों के आंसू नहीं रुक रहे थे। युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल हर दिन मानवीय सहायता लेकर 600 ट्रकों को गाजा में दाखिल होने की परमिशन देगा। गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर ट्रकों का पहला जत्था भी आज फिलिस्तीनी एरिया में दाखिल हुआ। इसमें लोगों के लिए खाने पीने का सामान, अस्थायी रूप से रहने के लिए टेंट, दवाएं, मेडिकल उपकरण वगैरह शामिल हैं। युद्ध की वजह से गाजा पट्टी की 2/3 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन बमबारी थमने से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है और अब वो मलबे में अपने परिजनों के शव तलाश रहे हैं। गाजा में युद्ध की वजह से पिछले 15 महीनों में लगभग 50,000 लोग मारे गए हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। महीनों की मशक्कत के बाद गाजा में युद्ध विराम लागू होने की डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि दुनिया इसको ट्रंप इफेक्ट कह रही है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो गाजा में यह तबाही नहीं मचती। उन्होंने कहा कि वो मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति बहाल करेंगे। Before even taking office, you are already seeing results. मेरे सत्ता संभालने से पहले से ही आप ऐसे नतीजे देख रहे हैं जिनकी पहले किसी को उम्मीद नहीं थी। लोग इसे ट्रंप इफेक्ट कह रहे हैं। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा। असल में ये सब आपकी वजह से है। असल असर आप सब है। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि हमने इसी हफ्ते मध्य पूर्व में युद्ध विराम का समझौता किया ताकि वहां स्थायी तौर पर अमन कायम हो सके। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पहला बंधक रिहा हो गया है और किसी को पता नहीं कि आगे क्या होगा। आपको पता है कि बाइडेन कह रहे हैं कि ये समझौता उन्होंने कराया,
पता नहीं, मैं तो बस यही कहूंगा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये सब हुआ ही नहीं होता। मध्य पूर्व में ये सब कुछ उन 3 महीनों में हो गया जब मैं राष्ट्रपति था भी नहीं। हमने 3 महीने में वो सब हासिल कर लिया जो 4 साल में एक राष्ट्रपति भी नहीं कर पाता। than they've achieved in 4 years with being president. गाजा के अलावा ट्रंप का दूसरा बड़ा एजेंडा यूक्रेन में युद्ध रुकवाना है। ट्रंप पिछले साल अपने चुनाव अभियान के दौर से ये कहते रहे हैं कि वो एक दिन में यूक्रेन में युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप ने कल वॉशिंगटन डीसी की रैली में फिर ये बात दोहराई। उन्होंने कहा कि प्लान तैयार है और बहुत जल्द वो अपने समर्थकों को युद्ध रुकने की खुशखबरी देंगे। ट्रंप ने कहा कि उनकी पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात हो गई है और जब वो युद्ध रोकने की योजना का ऐलान करेंगे तो पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। रैली में ट्रंप ने यह भी कहा कि आज तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। दुनिया को किसी और जंग की आग में नहीं झोंकेंगे। On the brink of World War III, it's not going to happen. ये धरती तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कल से मैं जबरदस्त गति और मजबूत इच्छा शक्ति से काम करूंगा ताकि हम अपने देश के सामने खड़े हर संकट का मुकाबला कर सके। मैं यूक्रेन में युद्ध खत्म करा दूंगा, मैं मध्य पूर्व में अराजकता बंद करा दूंगा और मैं दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होने से रोक दूंगा। और आपको अंदाजा नहीं है कि हम इन सब के कितने करीब हैं। You have no idea how close we are. ट्रंप का जो स्टाइल है, उनके जो तेवर हैं, उन्हें देखकर एक्सपर्ट्स इतना तो मान रहे हैं कि ट्रंप के शासन का असर दुनिया भर में बहुत जल्द दिखने लगेगा। चूंकि ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे पर काम करेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से बाहर निकालेंगे, दूसरे देशों के नागरिकों के लिए नौकरियों की शर्तों को सख्त बनाएंगे, वीजा पॉलिसी में बदलाव करेंगे, दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट में टैरिफ में बदलाव करेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो दुनिया के तमाम देशों के साथ अमेरिका का टकराव का कारण बन सकते हैं। इसलिए अब अगले कुछ महीनों तक पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप के हर एक्शन पर होंगी। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के आरजी कर रेप एंड मर्डर केस में आज कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। सियालदह की अदालत ने आज संजय रॉय को उम्र कैद की सजा देने के साथ ही उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सेशंस जज अनिर्बान दास ने पश्चिम बंगाल की सरकार को भी आदेश दिया कि वो पीड़ित डॉक्टर के पेरेंट्स को 17 लाख रुपए का हर्जाना दें। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पिछले साल 9 अगस्त की रात एक महिला डॉक्टर से बलात्कार के बाद उनकी नृशंस हत्या की गई थी। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया था। हालांकि डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट की वजह से इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और टाला पुलिस थाने के इंस्पेक्टर समेत कई लोगों को संदिग्ध बताते हुए उनसे पूछताछ की थी। आरजी कर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का आरोप था कि इस मामले में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और ममता बनर्जी की सरकार उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा उंगलियां एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष पर उठी थी। उन पर हॉस्पिटल के फंड का मिसयूज करने और लावारिस लाशों को बेचने जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। सीबीआई ने संदीप घोष से कई राउंड्स की पूछताछ की थी। बाद में ईडी ने भी संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। हालांकि जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने यह कहा था कि इस मामले में संजय रॉय ही मुजरिम है, जिसके बाद आज सियालदह की अदालत ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि सरकारी वकील ने संजय रॉय को फांसी की सजा की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए मुजरिम को उम्र कैद की सजा दी जाती है। डॉक्टर के पेरेंट्स ने बेटी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सरकार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं, बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। अदालत का फैसला आने के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने भी कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जाहिर की। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा कि कोर्ट के फैसले से उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अदालत ने तो उन्हीं सबूतों के आधार पर सजा सुनाई जो सीबीआई ने उनके सामने पेश किए थे। डॉक्टर्स ने कहा कि उनको विश्वास है कि इस मामले में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं और उनको पकड़े जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग का मांग फांसी या आजीवन कारावास नहीं। हम लोग जानना चाहे थे जी ये घटना क्या हुआ।
क्यों ऐसा घटना हुआ, उस दिन रात में क्या हुआ था उसके साथ, ये आंसर हम लोग को नहीं मिला। इसका घटना के पीछे मोटिव क्या था, आंसर नहीं मिला। CFSL रिपोर्ट में मल्टीपल DNA जो मिला है वो किसका DNA है, नो आंसर नहीं मिला। CBI जैसा आज चार्जशीट दिया है उसके ऊपर जजमेंट आया है, ये पूरा ट्रूथ सामने नहीं आया। हम लोग को जो लग रहा है, जो मल्टीपल पर्सन एक्यूज्ड है इसमें, वो सामने नहीं आया। तो इस अनआंसर्ड क्वेश्चंस को लेके हम लोग सामने जाएंगे, हम लोग का लड़ाई चलेगा। हम लोग तो खुश नहीं है, खुश फांसी भी हो जाते वो भी नहीं खुश होते। इसलिए ये हेडलाइन नहीं बनना चाहिए कि हम लोग इसलिए खुश ना होते कि हम लोग सोचते हैं कि और भी कल्पित बाहर में घूम रहा है, पहली बात। दूसरी बात है, जो व्यक्ति, जो लड़की वहां पे एज ए डॉक्टर लाइफ सेविंग करने के लिए पोस्टेड थी, उसका लाइफ जान गंवाना पड़ रहा है, उसके भी डिग्निटी के साथ, रेप एंड मर्डर। तो उसके लिए ये एक आदमी को पकड़ के लाइफ इम्प्रिजमेंट इज नॉट द कंप्लीट जस्टिस। इसमें ये संजय राय को जो सजा सुनाया गया है, इसमें खुश होने का कोई बात ही नहीं है। जो भयानक इंसिडेंट हुआ ना, तो उसमें संजय राय को तो जो दिया गया है सजा, वो तो होना ही चाहिए था। मगर जिन लोग इनके पीछे मास्टरमाइंड है ना, उन लोगों को भी सजा देना चाहिए। ये मूवमेंट अभी चलता रहेगा, मूवमेंट खत्म नहीं होगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरजी कर केस में अदालत के फैसले पर दुख जताया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मामला कोलकाता पुलिस के हाथ में होता तो मुजरिम को जरूर फांसी की सजा होती, लेकिन ये मामला पुलिस से छीनकर CBI को दिया गया था और नतीजा सबके सामने है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो तो यही मानती हैं कि आज के फैसले से पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला। हम पहले दिन से ही लगातार फांसी की मांग कर रहे थे, आज भी हम उसी मांग पर अडिग हैं। ये कोर्ट का फैसला है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाल ही में ऐसे 3 केस में 60 दिन के भीतर फांसी की सजा हो चुकी है। ये बेहद गंभीर मामला था। हम लोग तो फांसी देने की मांग कर ही रहे थे। अगर ये केस हमारे हाथ में होता तो हम बहुत दिन पहले ही फांसी की सजा दिला सकते थे, पर हमारे हाथ से जानबूझकर ये केस छीनकर CBI को दिया गया। मैंने कहा था कि अगर हम ये केस सॉल्व नहीं कर सके तब आप लोग CBI को सौंप देना, क्योंकि हम तो बस इंसाफ चाहते थे। हम चाहते हैं कि गुनाहगारों को सजा हो। मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर फांसी होती तो मेरे मन को शांति मिलती। आरजीकर केस में इंसाफ नहीं मिलने की बात आज बीजेपी ने भी की। हालांकि बीजेपी ने इसका ठीकरा ममता बनर्जी और उनकी पुलिस पर ही फोड़ा। बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जब तक CBI को मामला मिलता तब तक ममता की पुलिस ने बहुत सारे सबूत मिटा दिए थे, इसलिए आज अदालत से पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पाया। पूरा केस ममता बनर्जी और उनका पुलिस, उनका प्रशासन दबाने का कोशिश किया है और आज भी वही कर रहे हैं। हम लोग को विचार चाहिए, CBI विचार दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए हम लोगों को। अभया का पिताजी माताजी को पैसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं, जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में वो सब सारा नाम दिया जा रहा है। आज संजय राय एक सिविक वॉलंटियर के लिए जो ये टैंपर किया गया प्रमाण, संजय राय के लिए नहीं हो सकता है। आज टाला थाना में पूरा कॉन्स्पिरेसी हुआ, CBI बोल रहा है, तो टाला थाना का कॉन्स्पिरेसी संजय राय के लिए नहीं हुआ। हम लोग खुश नहीं है, हम लोग को विचार चाहिए। CBI से हम लोग का उम्मीद है, ये उम्मीद मत डाउन कीजिए। इस मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया। बंगाल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत में ही बहुत सी गड़बड़ियां की थी, उसी का नतीजा है कि आज मुजरिम को फांसी की सजा नहीं हुई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें अदालत के फैसले से काफी निराशा हुई है। ये सजा सुनकर मुझे लगता है कि ऐसे तो बंगाल में कोई अपराधी को डर है ही नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। फिर भी न्यायाधीश के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं बोल सकते। न्यायाधीश भी क्या करे, जिस तरह से तफ्तीश हुई थी, जांच पड़ताल हुई थी, उसमें जो खामियां, इस खामियां के बारे में हम लोग काफी कुछ बोल चुके हैं पहले ही। तो खामियां की बदौलत आज फांसी के बदले उम्र कैद, और वो भी अगले दिन उम्र कैद से भी जमानत भी मिल सकते हैं, क्योंकि सूबे की सरकार ये जो मुद्दा, ये मुद्दा CBI से CID मुद्दा में तब्दील कर दिए हैं। हम लोग चाहते थे कि कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपराधियों है, ये अपराधी को अंदर डर पैदा हो।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई थी, जिस नृशंसता के साथ उसकी हत्या की गई थी, उसके बाद डॉक्टर के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि ऐसे दरिंदे को जीने का वाकई कोई हक नहीं है। कोर्ट का फैसला आने से पहले संजय रॉय की मां ने भी कहा था कि अगर उसके बेटे को अदालत फांसी की सजा देती है तो उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी 3 बेटियां हैं। वो उस डॉक्टर बेटी के पेरेंट्स का दर्द महसूस कर सकती है जिसकी हत्या हुई। इसलिए कोर्ट के फैसले पर सब हैरान हैं। अब सरकार अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी। आइए बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली में इलेक्शन कैंपेन तेज हो चुका है। बीजेपी ने केंद्र सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी है। हर मंत्री को 3-3 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में कैंपेन करेंगे। 23 जनवरी से योगी आदित्यनाथ की रैलियां शुरू होंगी और इसके बाद 27 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी। फिलहाल बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की रैलियां शुरू हो चुकी हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3 पब्लिक मीटिंग्स की। विश्वासनगर, कृष्णानगर और गांधीनगर में उनकी रैली हुई। विश्वासनगर की रैली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर बीजेपी की सरकार आई तो दिल्ली की जनता से सारी सहूलियतें छीन ली जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि उनके पास शिक्षा, बिजली और पानी जैसे क्षेत्र थे। उन्होंने स्कूलों के हालात सुधारे, बिजली पानी मुफ्त कर दिया, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के जिम्मे है। बीजेपी उसे भी संभाल नहीं पाई। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ उन्हें गालियां देकर चुनाव जीतना चाहती है। इसके बाद केजरीवाल ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला। पर्चे में लिखी हुई गालियां पढ़ी। केजरीवाल ने कहा कि ये सारी गालियां बीजेपी के नेताओं ने उन्हें दी हैं। अब दिल्ली के लोगों को यह तय करना है कि उन्हें गाली देने वाले चाहिए या काम करने वाले। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली में हमारी हाफ गवर्नमेंट है, आधी सरकार है, बाकी आधी सरकार इनकी है, बीजेपी वालों की। बीजेपी की आधी गवर्नमेंट ने क्या करा 10 साल के अंदर, मेरे को बता दो। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने करा 10 साल में। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने 10 साल में करा। पूरे दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया इन बीजेपी वालों को। एक ही काम दिया था कानून, अब ये कह रहे पूरी दिल्ली दे दो। कैसे दे दे तुमको पूरी दिल्ली? इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। अब इनसे पूछते हैं आगे क्या करोगे, तो ये बस मेरे को गालियां देते हैं। केजरीवाल भ्रष्ट है। इनसे पूछा तुम्हारा सीएम कौन है, केजरीवाल कमीना है। इनसे पूछा तुम्हारा विजन क्या है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल आतंकवादी है। अरे मेरे को गाली देने से दिल्ली सुधरेगी क्या? चुन चुन के गालियां दी है। मैं लिस्ट लेके आया हूं। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। उनसे पूछा जी 5 साल क्या करोगे, बोले जी चुन चुन के गालियां देंगे केजरीवाल को। आज अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों को 18,000 रुपए देने की अपनी स्कीम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें इस स्कीम के लिए भी गालियां दे रही है। केजरीवाल ने जनता को सीता हरण का प्रसंग सुनाया। इसके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे रावण ने सीता का हरण किया, उसी तरह बीजेपी लोगों को गुमराह करके दिल्ली की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। लेकिन केजरीवाल से एक गलती हो गई। उन्होंने यहां सीता हरण की गलत कहानी सुना दी। उन्होंने लोगों को बताया कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था। लक्ष्मण से सीता ने हिरण लाने को कहा। हुआ यह था कि मारीच सोने का हिरण बनकर आया था और माता सीता के कहने पर भगवान राम उसे मारने गए थे। रामलीला देखने जाते हो कि नहीं जाते हो? भगवान राम की कहानी सुनिए। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया और लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए।
लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह है, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा। असल में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का फैसला केजरीवाल ने हिंदू और सिख वोटों को ध्यान में रखकर किया, लेकिन अब उनकी ये स्कीम बैकफायर कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अलग अलग धर्मों के लोगों और धर्मगुरुओं ने प्रोटेस्ट कर दिया। डोमा परिसंघ नाम के संगठन के लोग केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। इनकी मांग है कि अगर पुजारियों और ग्रंथियों को केजरीवाल पैसे देते हैं तो उन्हीं की तरह बौद्ध, वाल्मीकि, रविदास और पादरियों को, दूसरे धर्म के पुजारियों को भी पैसा मिलना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि केजरीवाल धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। वोट के लिए पुजारियों और ग्रंथियों के लिए स्कीम का ऐलान कर दिया। अगर केजरीवाल की नीयत साफ होती तो वो हर धर्म के पुजारियों को पैसा देते। केजरीवाल का घर में आए हैं और केजरीवाल को ये चेतावनी देने आए हैं कि अगर आपको हमारे वोट चाहिए, अगर अंबेडकर वादियों के वोट चाहिए, ईसाइयों की वोट चाहिए, बौद्धों के वोट चाहिए, तो आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। देश भारत का संविधान लागू है, यहाँ सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री भेदभाव किया है। हिंदू धर्म ग्रंथ के जो पुजारी हैं उनको वो घोषणा करते हैं 18,000 रुपए है, तो फिर बताइए दलितों के लिए क्यों नहीं है, बौद्ध मंदिरों के लिए क्यों नहीं है, कबीर मठों के लिए क्यों नहीं है, क्रिश्चियंस के गिरजाघर है उनके लिए क्यों नहीं है। बेसिकली केजरीवाल साहब छलावा करते हैं, वो छदम राजनीति करते हैं, झूठी राजनीति करते हैं। अरे केजरीवाल वोट लेते हैं वाल्मीकि की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, मुस्लिम्स की, आदिवासी की बात करते हैं, उनको देते क्या है? कोई राज्यसभा दिया हो आज तक? जब देने की बारी आती है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे एससी हो, चाहे हमारा ओबीसी हो, एसटी हो, वो हाथ पीछे खींच जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी दिल्ली चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। बीजेपी ने इलेक्शन को लेकर एक टीम बनाई है। केंद्रीय मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं को 3-3 असेंबली सीट्स की जिम्मेदारी दी गई है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली इलेक्शन में पहली रैली होगी। इससे पहले 22 जनवरी को मोदी दिल्ली के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में कैंपेन करेंगे। सबसे ज्यादा डिमांड यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। योगी की दिल्ली में 14 पब्लिक मीटिंग्स होंगी। 23 जनवरी को योगी दिल्ली के किराड़ी, जनकपुरी और उत्तम नगर में जनसभा करके अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 28 और 30 जनवरी को भी उनकी कई रैलियां होंगी। 1 फरवरी को योगी आदित्यनाथ 3 पब्लिक मीटिंग्स में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। और नोट करने वाली बात यह है कि योगी की कई रैलियां दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में लगाई गई हैं। इसमें वो इलाके भी हैं जो दिल्ली दंगों की चपेट में आए थे। आज बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी के लिए एक बड़ी मीटिंग हुई। इसमें बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को भी बुलाया गया था। इस बैठक के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली में घर घर जाएंगे, लोगों को बीजेपी के संकल्प पत्र और केजरीवाल की झूठ के बारे में बताएंगे। हम 52 सीटें लोकसभा में जीते थे, उन सीटों पे हमारी अच्छी जीत बरकरार है, लेकिन पार्टी का टारगेट है कि जो टफ फाइट में है, हमने हर हालत में 60 सीटों का टारगेट पार करना है। वो डलवानी है, डलवाने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ पे लेके आना है और टारगेट बनाना है कि हमने 60 सीटों को पार लेके जाना है। दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली होंगी, योगी आदित्यनाथ जी की रैली होंगी, बड़े नेताओं की सबकी रैलियां होंगी और प्रधानमंत्री जी का संवाद भी होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये लगातार अगले 10 दिनों में तेजी से होंगी और एक कारपेट बम्बार्डमेंट भी नीचे भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता भी घर घर जाके जो खास तौर पर नारी समृद्धि योजना है 2,500 की, उसकी जानकारी देंगे, इसे तय किया गया। कल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सफाई कर्मचारियों के लिए पक्के घर बनवाने के लिए जमीन की मांग की थी। आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कैमरों के साथ बवाना के उन फ्लैट्स को देखने पहुंच गए जो शीला दीक्षित सरकार ने राजीव रतन आवास योजना के तहत बनवाए थे, लेकिन अब तक दिल्ली के गरीब लोगों को ये घर मिल नहीं पाए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में 50,000 फ्लैट्स बनकर तैयार थे, 10 साल में ये फ्लैट्स खंडहर बन गए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर केजरीवाल की नीयत साफ होती तो वो इन्हें ठीक कराकर सफाई कर्मचारियों को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि केजरीवाल इस योजना का नाम बदलने की जिद पर अड़े थे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की नहीं, बस अपने नाम की फिक्र रहती है। घोगा, भवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज़्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। और आज इन फ्लैटों की हालत देखिए, सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, टॉयलेट सीट गायब है, बोर्ड उतार लिए गए, पंखा लाइट कुछ नहीं है, सब हालत ख़राब है। अब इनको दोबारा से ठीक करने के लिए फिर करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद की वजह से ये गरीब लोगों का भला रोका गया है। और कल आज जब चुनाव सर पर हैं तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है, लेकिन इसकी जिद के कारण गरीब लोग सड़क पर सोने के मजबूर हैं, लेकिन ये फ्लैटों में नहीं रह सकते। वीरेंद्र सचदेवा ने खंडहर हो चुके फ्लैट्स के जरिए केजरीवाल को घेरा, तो जवाब में संजय सिंह कोरे कागज वाली पूरी किताब ले आए। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला करने का एक नया पैंतरा चला। आम आदमी पार्टी ने किताब छपवाई है। इस किताब का टाइटल है दिल्ली में बीजेपी की उपलब्धियां, और किताब के अंदर के सारे पन्ने कोरे हैं। संजय सिंह ने कहा कि इस किताब में मोदी सरकार के उन वादों का विश्लेषण है जो उन्होंने 10 साल में लोगों के लिए किए। पन्ना खोलने पर ही इसमें देश के नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। और दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि हर खाते में 15-15 लाख पूरे देश के अंदर पहुंच गया है सबको। और ये तीसरे पेज में काफी विवरण और विस्तार के साथ लिखा हुआ है कि देश के हर किसान को उनके फसल का दाम 2 गुना मिल रहा है। चौथे पेज में ये लिखा हुआ है कि सबको पूरे देश के अंदर पक्का मकान मिल चुका है। देख लीजिए, कह रहे हैं हम देख नहीं पा रहे, देखिए लिखा हुआ है भाई। ये पूरी गाथा भारतीय जनता पार्टी की आप इस किताब में देख सकते हैं कि मतलब इसमें काफी कुछ, बहुत विस्तार से इसमें सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। कैसे उन्होंने पिछले 10 वर्षों में और जगह जगह राज्यों के अंदर इतना विकास किया, इतना काम किया। अभी थोड़ा कम मोटी बनी है, इसको आगे हम लोग और प्रयास करेंगे कि और मोटी किताब ये बन जाए। लेकिन नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आज केजरीवाल के खिलाफ शिकायत लेकर चुनाव आयोग का रुख किया। परवेश वर्मा का आरोप है कि केजरीवाल ईस्ट किदवई नगर के RWA में कुर्सियां बंटवा रहे हैं, वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। केजरीवाल जी हैं, जब वो 11 साल यहाँ से विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, तब वो एक भी काम तो नहीं करा पाए। आज इलेक्शन के बाद में, MCC लगने के बाद में, वो यहाँ पे जिस तरीके से वहाँ के पंजाब के बिजनेसमैन के पैसे से, वहाँ के शराब के ठेकों के पैसे से, वहाँ के शराब माफिया के पैसे से उन्होंने यहाँ पे कुर्सियाँ बांटना शुरू कर दिया है। एक RWA में 20-20 कुर्सियाँ भेज रहे हैं। तो ये है कि वो कैसा चुनाव लड़ रहे हैं, आज वो किस यहाँ पे स्थिति में पहुँच गए हैं। तो मैंने शिकायत करी है इलेक्शन कमीशन में, और वो अपना, मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई करेगी। वो तो मैं इनकम टैक्स में जवाब दे दूंगा। मैं उनसे कह रहा हूँ कि चुनाव लड़िए, अच्छे से चुनाव लड़िए। और वो क्योंकि चुनाव हार रहे हैं और वो बौखला गए हैं, इसलिए पिछले 26 दिन के में कोई उनको काम ही नहीं अपना सूझ रहा, ना वो अपना कोई विकास का काम बता रहे। नई दिल्ली में उन्होंने क्या अच्छे काम किए वो भी नहीं बता रहे, और ये उल्टे सीधे बातों की तरफ में कुछ नहीं रहेगा। दिल्ली में जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आएगा, वैसे वैसे आरोपों का, प्रत्यारोपों का दौर और तेज होगा। चुनाव का असली रंग तो 23 जनवरी के बाद दिखेगा, जब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की रैलियां शुरू होंगी। फिल्म स्टार सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमला करने वाला आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। शरीफुल इस्लाम ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि सदगुरु शरण अपार्टमेंट में सीढ़ियों के जरिए वो 10वीं मंजिल तक गया था। इसके बाद फायर डक्ट के पाइप के जरिए वो 10वीं मंजिल से 11वीं मंजिल तक गया। फिर बाथरूम की खिड़की के जरिए सैफ अली खान के फ्लैट में घुसा और उनके बेटे जहांगीर के कमरे तक पहुंच गया।
पुलिस का कहना है कि चूंकि वारदात के बाद सैफ ने कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था, इसलिए आरोपी जिस खिड़की से अंदर घुसा था उसी से वापस भाग गया। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद आरोपी सैफ के घर से सिर्फ 500 मीटर दूर पटवर्धन गार्डन बस स्टॉप पर रुका और सुबह 7 बजे तक वहीं पर आराम से सोया भी। इसके बाद उसने वहीं कपड़े बदले, वहां से बांद्रा स्टेशन गया, फिर दादर और उसके बाद वर्ली होते हुए ठाणे भाग गया, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस का कहना है कि फायर डक्ट और खिड़की से फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए हैं। उसे आरोपी शरीफुल के फिंगरप्रिंट्स से मैच कराया जाएगा। इसके अलावा बहुत जल्द पुलिस आरोपी को सैफ के घर पर भी ले जा सकती है और क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। चूंकि आरोपी शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी है, इसलिए महाराष्ट्र में विरोधी दलों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एमपी संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के जो नेता बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, उन्हें देश से भगाने की बात कह रहे हैं, अब बीजेपी के नेताओं को अमित शाह से इसकी शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि अगर बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है तो इसके जिम्मेदार वही हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल क्या बोलता है कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा क्या है? एक अभिनेता का ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की। तो इस्तीफा दीजिए, मांगो उनका इस्तीफा। हाँ, अगर बांग्लादेशियों को हटाना है आपको तो आप प्रधानमंत्री जी को जाकर डेलीगेशन मुंबई का लेके जाइए। जाओ मोदी साहब को मिलिए, गृह मंत्री जी से मिलिए और बोले सभी बांग्लादेशियों को हटाइए और शुरुआत कीजिए शेख हसीना से, जिनको आपने यहाँ आश्रय दिया है। तो क्या है, नौटंकी करते हैं बीजेपी वाले। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है ना, तो लोगों को डराते हैं। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सवाल सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ का नहीं है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ही खत्म हो गई है और यह फडणवीस सरकार का फेलियर है। इन लोगों को जो इलीगल तरीके से रहते हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई के लिए सरकार ने पहल क्यों नहीं की? हिंदू मुस्लिम लड़ाते रहे और वो ये और बाहर देश के कोई क्रिमिनल आके ऐसी घटनाएं करते रहे, अंजाम देते रहे। आज हमारे सैफ अली जी की जान बचते रहेगी और इसमें क्या सरकार करके कोई जिम्मेदारी नहीं है? सरकार ने इस बारे में गंभीरता से देखना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से होम डिपार्टमेंट ये मुझे कोई पैरालिसिस जैसा लगता है आजकल। ये ठीक नहीं है महाराष्ट्र की सेहत के लिए। इसके तरफ गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और सरकार सीरियसली देखे और ऐसी घटनाएं नहीं हो इसका इंतजाम करें। शरद पवार की एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि उन्हें तो पुलिस की कहानी पर यकीन ही नहीं है। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना पुलिस बता रही है। सैफ अली खान को जिसने अटैक किया था वो उस घर में क्यों आया था, उसका कनेक्शन क्या था, वो किस तरह से अंदर घुसा, मेन डोर से घुसा या खिड़की तोड़ के घुसा, इसके ऊपर कोई कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। और वो जहाँ पे गया है वो वहाँ तक पुलिस जाके ढूंढ के लाई है। ये जो पुलिस की स्टोरी सामने आ रही है, कभी कभी लगता है कि अब ये पुलिस की स्टोरी के ऊपर विश्वास रखना से दूसरा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। लेकिन वो बांग्लादेशी नागरिक है, वो सचमुच सैफ अली के घर में जो घुसने वाला था वो वही है क्या, वो कंफर्म करने की भी आवश्यकता है। महायुति के नेताओं के लिए मुश्किल की बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे ने भी इस घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। पंकजा मुंडे ने कहा कि इस घटना का असर लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ा है। पुलिस भले ही अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। पुलिस की जांच में हमने इंटरफेयर करना या उसके बारे में कोई स्टेटमेंट करना उचित नहीं है। हाँ, जरूर एक बड़े स्टार पर हमला हुआ है, ये बहुत चीज़ अंतर्मुख करती है। बहुत ही मतलब इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी लोगों पर हुआ है। जो एरियाज में हम रहते हैं, हम सोचते हैं कि वो एरिया सेफ है, हमारे बिल्डिंग सेफ है, तो ऐसा उसका परिणाम जरूर हुआ है। क्योंकि हम भी हमारे घर में लॉक नहीं करते थे रूम,
सोच रहे अपने ही घर में, पर अब लग रहा है कि अपने भी रूम यहाँ सो रहे वो भी लॉक करके सोए। सैफ अली खान पर हमला करने वाला पकड़ा गया। अब इस घटना को लेकर विरोधी दल कई सवाल उठा रहे हैं। पुलिस उनका जवाब देगी, लेकिन इस घटना का असर यह होगा कि कम से कम मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तो शुरू होगा। मौनी अमावस्या जैसे जैसे करीब आ रही है, प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आज भी संगम में करीब 55 लाख लोगों ने स्नान किया और जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से अब तक की बात करें तो 8 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। इसमें विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत है। महाकुंभ में अब तक करीब 20 देशों के 10,000 से ज्यादा विदेशी संगम स्नान कर चुके हैं। तमाम विदेशी साधु संतों और अखाड़ों में ध्यान साधना कर रहे हैं। आज जूना अखाड़े से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। जूना अखाड़े में आज तमाम विदेशी भक्त संध्या आरती में शामिल हुए और आरती गाई भी। महाकुंभ में देश के अलग अलग शहरों से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो विदेशी श्रद्धालुओं के अलावा तरह तरह के साधु संतों को देखकर हैरान हैं। संगम में आज तमाम श्रद्धालु एक ऐसे बाबा के साथ फोटो खिंचवाने लगे जो हनुमान जी का भेष धारण करके घूम रहे हैं। हाथ में गदा लिए ये बाबा बिल्कुल बजरंग बली की पोशाक में है, इसलिए भक्तों ने इनके साथ खूब फोटो खिंचवाई और उनकी जय जयकार भी की। ये एक सेवा है, जीव से शिव एक सेवा है। सेवा किसी से आप प्रेम करोगे, किसी की भी सेवा करोगे तो आपके वश में हो जाएगा। जो चीज़ किसी से वश में नहीं होती है वो सेवा से सब वश में हो जाती है। आप किसी की भी सेवा करो, किसी से भी प्रेम करो तो सब वश में हो जाता है। इसीलिए यहाँ तो गौ गुरु नंदी जीव सेवा परमो धर्म। किस नाम से बुलाते हैं ताकि ये आपके आसपास रहता हो? कुछ तो बुलाते होंगे। इसका नाम हरिपुरी है। हरिपुरी। आपका नाम राजपुरी। आपका नाम राजपुरी नागा बाबा। नागा बाबा, इसका नाम हरिपुरी आपने रखा है। हम सिर्फ 5-10 नाम जूना अखाड़े से हैं।